सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म बेसिकली एक तरीके से डिजाइन होता है कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसी के जैसा मैंने एक कांच बना दिया, ऐसा कुछ। इसको प्रिज्म कहते हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च करते हो, वहाँ पर आपको प्रिज्म देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का एक प्रिज्म होता है, इस तरीके का एक कांच होता है। ये कांच बेसिकली करता क्या है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ऐसे, तो ये क्या कर देता है, लाइट को इस तरीके से बेंड कर देता है ना। अब फिलहाल जितने भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है ना। इससे पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं जिनके अंदर हमने क्लास 12th फिजिक्स को पढ़ा था, कक्षा 12वीं की भौतिक को हिंदी मीडियम में, है ना। अध्याय 9 चल रहा है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। अब इसके जो नोट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं। उसके लिए आपको चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है। अदरवाइज अगर आपको ज्वाइन होना आता है, टेलीग्राम पर आप पहले से जुड़े हुए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब फिलहाल अपने टॉपिक की ओर आते हैं। ये क्या है, अपना प्रिज्म है। और ये प्रिज्म क्या कर देता है, जब इसके ऊपर इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये इसको इस तरीके से मोड़ देता है ऐसे। प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण चली ऐसे जाती है, तो प्रिज्म लाइट को बेंड कर देता है। अब इसके एक्सपेरिमेंट देखना चाहोगे तो कभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं किया तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना। आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद है, वहाँ पर आपको वीडियोज इसकी देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल हम अपने टॉपिक की ओर आ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। बेसिकली अभी हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लगाएंगे स्नेल लॉ। स्नेल का नियम आपको याद है, साइन आई बटा साइन आर। अब इसके अंदर आई है और आर है, गौर से देखने पर पता चलता है। यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर ये आर है, तो आई और आर की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है प्रिज्म के लिए। किसके लिए, प्रिज्म के लिए। बस ये अपना मेन मकसद है और इसमें हम कामयाब भी होंगे। ओके, ये हमारे पास एक इस तरीके का प्रिज्म है। अब बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना होता है। तो ये जो पूरा आपको सरफेस दिख रहा है ये कांच का है। अब आप बोलोगे डायग्राम को तो गूद दिया, एक्चुअली में गूदा नहीं है। आपको ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो ये क्या है, पूरा कांच का बना हुआ है। तो इस माध्यम को मैं N2 बोल देता हूँ। बाहर क्या है इससे, ये तो वायु है अपनी, है ना, बिल्कुल खुला हुआ रखा है। इधर भी वायु है अपनी, ये N1 वायु है, ये N1 वायु है, लेकिन यहाँ पर कांच है तो ये N2 है। अब ये N1 N2 क्या है, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। ये माध्यम होते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी लेक्चर को समझ पाओगे, पुराने लेक्चर, राइट। तो ये N1 अपना माध्यम है, ये N1 अपना माध्यम है। यहाँ पर क्या है, वायु है, ये पूरी वायु है, जबकि यहाँ पर क्या है, कांच है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो वायु होती है ये सब विरल माध्यम होती है, जबकि कांच वगैरह देखेंगे तो उसकी अपेक्षा में सघन होती है। तो ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और ये N2 कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। और मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही होती है, विरल से सघन में जा रही होती है, तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब सघन से विरल में जा रही होती है, सघन से विरल में जा रही होती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कैसी हो जाती है, दूर हट जाती है। और इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी दोनों ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर अपने स्नेल का नियम पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ पर N2 बटा N1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये N2 NR क्या है, मैंने N2 N1 क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। N2 और N1 यहाँ पर माध्यम है ना। तो देखो अभिलंब क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऐसे मैंने एक लंबवत रेखा डाल दी, तो ये क्या होगा, अभिलंब होगा। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आ रही है, तो ये इस तरीके से चली जाएगी, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है, तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये माध्यम विरल है और ये सघन है और प्रकाश की किरण इसी तरीके से जा रही है, विरल से सघन की ओर जा रही है, तो जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास में आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। तो ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण ऐसे हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वहीं अगर ये माध्यम सघन होता है और ये विरल होता, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती, यानी ऐसे चली जाती,
जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे चली जाती, दूर हो जाती, ये विलंब है इधर, इससे दूर हो जाती। इन सारी चीज़ों से आप पहले भी परिचित होंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये क्या है, ये प्रकाश की किरण है। अब इसके ऊपर मैं लंब डाल देता हूँ, देखो बिल्कुल इस तरीके से इसके ऊपर लंब जाएंगे, ऐसे दो लंब इधर क्यों डाले हैं, इधर भी पता चल जाएगा। अब प्रकाश की किरण को नॉर्मली जाना कैसे चाहिए था, प्रकाश की किरण जाती है ऐसे, है कि नहीं, प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, लेकिन वास्तविकता में प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, वास्तविकता में जो प्रकाश की किरण है वो जाएगी ऐसे। अब बोलोगे अभिलंब की ओर क्यों झुक गई, है ना, अभिलंब तो ये है और ये इसी की ओर क्यों झुक गई, क्योंकि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम N2 सघन है। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो वो ऐसे ना जाकर थोड़ी ऐसे चली जाती है, यानी ये किधर की ओर हो जाती है, ये अपना अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ये पूरा का पूरा अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर हो गई, है ना, अभिलंब इधर है, प्रकाश की किरण इधर ही हो गई। ओके, ये तभी समझ पाओगे आप जब पुराने लेक्चर आपने देख रखे होंगे, है ना। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे, अब देखो ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है और ये लंब डला हुआ है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, तो प्रकाश की किरण ऐसे होके चली जाएगी। अब बोलोगे ऐसे क्यों होगी, देखो प्रकाश की किरण नॉर्मली ऐसे आ रही है तो नॉर्मली इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, और ये क्या है, अभिलंब है, लेकिन ये तो ऐसे चली गई, यानी अभिलंब से कैसे हो गई, अभिलंब से दूर हो गई, है ना, नॉर्मली इधर की ओर थोड़ी हुई है, इधर अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर हो गई इधर की ओर। अभिलंब से दूर क्यों हो गई, अभिलंब से दूर इसीलिए हो गई क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है, और जब सघन से विरल में जा रही होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये मैंने आपको बताया था। तो प्रकाश की किरण जो है तो कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है ना, प्रकाश की किरण जो है वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है ना। अब यहाँ पर कुछ कोण बन रहे होते हैं, इस कोण को हम आई नाम दे देते हैं, इसको I1 नाम दे देते हैं, इधर जो कोण बन रहा है इसको I2 नाम दे देते हैं, इधर जो अंदर कोण बन रहा है इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 नाम दे देते हैं। वैसे भी जब प्रकाश की किरण आती है तो उसको I1 कहते हैं और जब जाती है तो उसको R1 कहते हैं, है ना। ये इसे कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण, है ना, इसे कहते हैं आपतित कोण, आपतित कोण, है ना। तो आते समय इसने कोण कितना बनाया, I1, और जाते समय इसने कोण कितना बनाया, R1, किसके साथ, अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है अपना, क्या है, अभिलंब है ये अपना, तो अभिलंब के साथ आते समय इसने I1 कोण बनाया था, जाते समय इस प्रकाश की किरण ने कितना कोण बनाया है, R1, है ना। अब यहाँ पर इसने आते समय कितना कोण बनाया है, R2, ये अभिलंब है, R2 जाते समय कितना बनाया है, I2। ओके, तो ये प्रकाश का किरण है। अब यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, देखो ये प्रिज्म है तो इसको यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, इसको प्रिज्म कोण कहा जाता है, इसको ए से दर्शा रहे हैं अपन, इसको प्रिज्म कोण कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे। पहले चीज़ों को याद करते जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा अंत तक, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण है, ये इस तरीके से जा रही है, अगर मैं इस प्रकाश की किरण को पीछे करने लगूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, मान लीजिए ये डेल्टा है, कितना है, मान लीजिए ये डेल्टा है, तो यहाँ पर बन गया एक कोण अपना क्या, डेल्टा, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक कोण इन दोनों अभिलंब के बीच में बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एन कोण है, मान के चलिए एन कोण है, अगर आपको नहीं मानना तो मत मानिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये इस तरीके से मैंने क्या है एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सुसर्जित रूप से अच्छी तरीके से डायग्राम ड्रॉ है। ये अपना क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म के तीनों कोनों को नाम दे दिया यहाँ पर A, B और C, है ना। प्रकाश की किरण आई, जाना कैसे चाहिए था, देखो ये डेड डेड डैश वाली लाइन दिख रही है ना, इस लाइन में उसको जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे आ रही है तो प्रकाश की किरण सामान्यतः ऐसे ही जाती, लेकिन प्रिज्म के अंदर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, क्यों, उसके अंदर कांच भरा हुआ है और बाहर कैसा माध्यम है, विरल। तो प्रकाश की किरण जब सरल से विरल माध्यम में जा रही है, सॉरी विरल से सघन में जा रही है, तो वो इधर की ओर हो जाएगी, जिधर लाल रंग का ये अभिलंब है, ये रेड रंग का क्या है, अभिलंब है, तो ये इसी की ओर झुक गई, है ना। नॉर्मली जाना ऐसे चाहिए था, इधर की ओर हो गई, इधर अभिलंब है। ओके, अब विरल से सघन में जा रही है और अभिलंब क्या है, इधर है, तो ये अभिलंब से किधर हो गई, दूर की ओर हो गई, अभिलंब की ओर नहीं हुई, अभिलंब की ओर इधर नहीं हुई, अभिलंब से दूर हो गई। तो ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। आते समय ये अभिलंब है लाल रंग का, आते समय इसने कितना कोण बना रही है, I1, और जाते समय मान लीजिए इसने अभिलंब के साथ यहाँ पर कितना कोण बनाया है, I2, यहाँ पर मान लीजिए इसने R1 कोण बनाया है और यहाँ पर मान के चलिए R2 कोण बनाया है। ये प्रिज्म का कोण है, इसको हम A से दर्शा रहे हैं, इसके अलावा इसको नाम दे दिया QPR, ये तीनों बिंदु है ना, यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को हमने नाम दे दिया QP और R, और यहाँ पर हमने मान लिया है N कोण है। जनरली जरूरी नहीं है आप मानो, पर मान लो अच्छी बात है।
ओके, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा। जब इस प्रकाश की किरण को मैं पीछे ले गया, आभासी किरण खींची, और जब को इसको मैं आगे ले गया, वास्तविकता में ये इधर गई नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, काल्पनिक रेखा पीछे खींच दी, तो इनके बीच में भी एक कोण बना जिसको हमने डेल्टा कह दिया, है ना। परिभाषा वगैरह क्या है, हिंदी में कैसे लिखना है, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। नोट्स टेलीग्राम पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ओके, कोई नहीं। तो देखो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, फिर समस्या नहीं आनी चाहिए। ओके, तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो आपको एक पहले मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। ओके, हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज देखने को मिलेगा। चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चार कोण हों या चार कोने हों। देखो ए से लेकर बी, सॉरी ए से लेकर क्यू, ये एक भुजा हो गई। क्यू से लेकर पी, ये दूसरी भुजा हो गई। पी से लेकर आर, ये तीसरी भुजा हो गई। और आर से लेकर ए, है ना। तो ये चार भुजा बन गई, ए से लेकर क्यू, क्यू से लेकर पी, पी से लेकर आर, और आर से लेकर ए। और ये अपना क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ समझाने के लिए। जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो ये ए है, ये क्यू है, ये पी है, और ये आर है ना। इस तरीके से हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर चार कोने हैं, और चारों कोने कितना कोण बना रहे हैं, अपना अपना कोण बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ए क्यू पी आर है। अब देखो यहाँ पर कितने कोण है। पहला कोण है आर ए क्यू के बीच में, है ना। आर ए क्यू के बीच में देख लो, मैं बाद में नहीं बताऊंगा, पहले देख लो एक साथ। पहला कोण है यहाँ पर आर ए और क्यू के बीच में, ये ए है, ठीक है। दूसरा कोण और है यहाँ पर, जो है ए क्यू और पी के बीच में, जो कि यहाँ पर बन रहा है ना, इस तरीके से, है ना। तीसरा कोण और है यहाँ पर, जो है पी आर और ए के बीच में, पी आर और ए के बीच में, जो कि यहाँ पर बन रहा है, ये है ना। तो यहाँ पर अपने कितने कोण हो गए, टोटल 4 कोण हो गए। एक तो ये आर ए और क्यू के बीच में, दूसरा ए क्यू और पी के बीच में, तीसरा पी आर और ए के बीच में, और चौथा ये क्यू पी और आर के बीच में। इसको भी भूल गए क्या, एन। ओके, तो चारों कोणों को लिख लेते हैं एक से एक एक करके। पहला है आर ए क्यू, पहला कोण है आर ए और क्यू, ठीक है। आर ए क्यू ये कोण हो गया। फिर ए क्यू और पी, ए क्यू और पी के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है एक, ए क्यू पी के बीच में, प्लस फिर कोण बनेगा क्यू पी और आर के बीच में, क्यू पी और आर के बीच में, क्यू पी और आर के बीच में। फिर कोण बनेगा पी आर और ए के बीच में, पी आर और ए के बीच में। ये कितने हो गए अपने, टोटल 4 कोण हो गए, है ना। और चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। आप सभी इससे भलीभांति परिचित होंगे। अब देखो पहला कोण है आर ए क्यू, आर ए क्यू ये कितना है, ए, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको निर्गत कहते हैं, निर्गत कोण। ये होता है आपतित कोण, है ना। यहाँ पर लिख लो प्रिज्म कोण, निर्गत कोण, और ये आपतित कोण, है ना। देखो आर ए क्यू, तो यहाँ पर आर ए क्यू के बीच में कितना कोण बन रहा है, ए बन रहा है ना। ए क्यू पी, जनरली बीच में जो बिंदु होता है, जैसे यहाँ पर ए क्यू पी में क्यू बीच में है, तो बस देख लो जहाँ पर क्यू है वहाँ पर कितना कोण बन रहा है। ये यहाँ पर ये देख लो ए क्यू और पी, ए क्यू और पी ये अभिलंब है ना। ये देख लो ए और क्यू पर ये वाली लाइन तो अभिलंब है, और अभिलंब का कोण हमेशा कितना होता है, 90 अंश का। तो यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री। क्यू पी आर, क्यू पी आर यहाँ पर हमने माना है इनके बीच में एन कोण लिखा भी है ना। पी आर ए, तो देखो पी आर ए, पी आर ए ये लाइन है, और ये इसके ऊपर अभिलंब है। तो पी से लेकर आर और ए ये कितना कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप इससे भलीभांति परिचित होंगे। बराबर कितना है, 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि मेन पोर्शन यही है, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पर हो गया ए प्लस एन इज इक्वल टू 90, और 90 को जोड़ोगे तो
180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। क्या हुआ है, कंफ्यूज ना हो इसीलिए दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, दोनों को टोटल किया तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज लिया है यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं आपको, ए क्यू पी आर, ये वाला चतुर्भुज अपन ने लिया है, ए क्यू पी आर, ए क्यू पी आर। और इनके बीच में कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण तो ये ए है ना, तो देखो ये लिख दिया ए, है ना। दूसरा कोण तो ये है अपन, ये बन रहा है 90 डिग्री का है ये, क्योंकि ये लंब है इसीलिए, है ना। तो दूसरा कोण 90 डिग्री हो गया, ये भी लिख दिया। तीसरा कोण ये बन रहा है ए क्यू पी आर में ही, ये एन है ना, तो ये लिख दिया मैंने एन, है ना। तीसरा कोण ये बन रहा है ए क्यू पी आर ए, है ना, ये 90 डिग्री का, है ना। पीछे ए लगाना चाहो तो लगा दो, बता देगा कि ये बंधक चतुर्भुज है एक, इस तरीके से, है ना। तो अभी 90 90 जुड़ के कितना हो गया, 180। ए प्लस एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। 180 का पक्षांतर कर दो तो माइनस के 180 हो गया, है ना। और नीचे ले जाओ इसको, ए प्लस एन इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 360 में से 180 घटाओगे तो 180 आता है, क्योंकि 180 का 2 गुना 360 होता है। अब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। एन का पक्षांतर कर दो तो माइनस के एन, जब भी प्लस की संख्या बराबर के इस साइड जाती है तो माइनस की हो गई। जैसे 180 इधर था, प्लस के था, इधर गया तो माइनस के हो गया, वैसे ही प्लस एन इधर प्लस के है और इधर जाने के बाद माइनस के हो गई। तो ए इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपना, 180 माइनस के एन। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपने एक चतुर्भुज ले लिया, यहाँ पर हो गया। अब चतुर्भुज ले लिया तो त्रिभुज भी बुरा मान जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल भी ले लेते हैं। देखो एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा होगा, अगर आप गौर से देखोगे तो, है ना। अब इसको नाम दिया है मैंने पी, तो इसको मैं नाम ओ दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओ पी, है ना। इसको नाम दे देता हूँ ओ पी। तो देखो एक कोण यहाँ पर बन रहा है ओ क्यू आर, ये ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू आर ओ, ओ क्यू आर ओ, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको अगर ठीक से दिख रहा होगा तो, ओ क्यू आर ओ, है ना, इस तरीके से। अब इस त्रिभुज की खासियत क्या है कि यहाँ पर एक कोण बाहर बन रहा है और दो कोण अंदर बन रहे हैं, है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कौन से कोण है, ये तो दिमाग खराब करने वाला है। पहले इस त्रिभुज को देख लो, अभी तक जो भी बताया उसको थोड़ा सा भूल जाओ, है ना। इस त्रिभुज को बाद में देखना, पहले एक और ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, उसको देखो कौन सा, देखो ये त्रिभुज बन रहा है एक, ये इस तरीके से क्यू पी आर क्यू, क्यू पी आर क्यू, है ना, इस तरीके से। तो एक अपना क्या बन रहा है, क्यू पी आर क्यू, क्यू पी आर क्यू, इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, क्यू पी आर और क्यू। और यहाँ पर तीन कोण है, R1 R2 और N, R1 R2 और N, तीन कोण है। तीनों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, वैसे ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 180 डिग्री। इस एन को पक्षांतर कर दो तो माइनस के हो गया। एक मिनट, ये तो 180 डिग्री माइनस एन है ना, है कि नहीं। यहाँ पर भी यार 180 डिग्री माइनस के एन ही है, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस एन किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो क्या मैं R1 प्लस R2 बराबर ए नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 180 डिग्री माइनस एन कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो 180 डिग्री माइनस एन है, उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर ए लिख दिया और इसको स्पेशल कलर से बॉक्स में भी बंद कर दिया। R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, अपना ए निकल के आ गया। ओके, ये हो गया अपना एक ट्राइंगल। अब देखो, अब यहाँ पर अपने पास एक और ट्राइंगल है, क्यों ले रहे हैं अंत में सबको समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन आई प्लस साइन आर, स्नेल का नियम अपने को लगाना है। अब देखो यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन रहा है, ये है ना, क्यू ओ क्यू आर ओ। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वरना आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। यहाँ पर O है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और ये O है, ट्राइंगल बन रहा है। देखो O Q R A। अब O और Q, इसके बीच में यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है भैया, पता नहीं हमको, है ना। अब Q R O, तो R O Q R O, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है भैया, ये भी हमको नहीं पता।
तो इसको कैसे डिनोट करें पहले उसको समझो। देखो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, देखो ध्यान से देखना, 1 और 2, ये 2 लाइन है ना, और दोनों लाइन समान है। इस तरीके के कोण को अपन कहते हैं सर्वांग सम कोण कहते हैं, आई थिंक नहीं, कुछ और ही कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इस शीर्षाभिमुख कोण के अंदर होता क्या है उसको समझो। जैसे एक कोण ऐसे बन रहा है इस तरीके से आई, और ये लाइन को थोड़ा सा पीछे खींच दो, इसको भी थोड़ा सा पीछे खींच दो, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो होगा आई, है ना। ऐसे 2 लाइन है, यहाँ पर कोण आई है तो यहाँ पर भी कोण आई, अच्छा यहाँ पर कोण आ रहे तो यहाँ पर भी आर, सीधी सी बात है ना। अच्छा ये 3-4 लाइन बनी हुई है, यहाँ पर जो कोण आई है वो कोण यहाँ पर होगा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो कोण है आर, वो कोण है यहाँ पर होगा, हाँ। इस तरीके के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये वाला जो अभिलंब है ना, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है, इसके बीच में कितना कोण है आई। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसको पीछे खींच दो, अभिलंब है इसको भी पीछे खींच दो, तो पीछे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, इस तरीके से। ये जो कोण है, ये जो कोण है कितना है I1, कितना है I1, तो ये कोण कितना होगा I1। लेकिन हमें ये कोण नहीं चाहिए, ये कितना कोण है I1, लेकिन हमें ये कोण थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए इसका इधर का, ओनली ये वाला एरिया, ये वाला कोण चाहिए। ये वाला कोण कितना होगा, बिल्कुल सही, नीचे वाला कोण कितना है R1, जैसे हमें चाहिए ये वाला कोण। I1 में से अपने को कौन सा चाहिए, ये ऊपर वाला है ये चाहिए, और नीचे का हमें पता है कितना है R1 है, और ये पूरा हमें पता है कितना है I1 है ना। तो I1 में से अपन R1 को माइनस कर दें तो जो बचा हुआ कोण है वो नहीं निकल आएगा, है ना, नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। तो ये कोण कितना हो गया अपना I1 माइनस के R1। नहीं समझ में आया तो इधर देख लो, इधर भी सेम हाल है। ये एक अभिलंब है और ये अपनी प्रकाश की किरण है, तो ये अभिलंब और प्रकाश की किरण के बीच में इधर I2 कोण बन रहा है, तो पीछे भी इन दोनों के बीच में I2 कोण बनेगा। लेकिन हमें पीछे का कोण नहीं चाहिए, तो हमें कौन सा कोण चाहिए, हमें केवल ये कोण चाहिए। ये कोण कितना है, हमें ये नहीं चाहिए पूरा ये कितना है ना। इधर I2 है तो हमें पता है ये भी I2 होगा, हमें केवल इतना चाहिए। तो अगर हमें पता है ये I2 है तो ये भी I2 होगा, है ना। और अगर ये पूरा कोण I2 है यहाँ पर और ये हमारा कोण R2 है, तो पूरे के पूरे कोण I2 में से अपन R2 को माइनस कर देंगे तो ये कोण निकल आएगा। देख लो ये अभिलंब है अपना इस तरीके से, है ना। और ये अपनी A से C लाइन, सॉरी ये हमारी प्रकाश की किरण है इस तरीके से, ऐसे ये प्रकाश की किरण है अपनी, है ना। और इस प्रकाश की किरण और इस अभिलंब के बीच में से एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है ना, इस तरीके से। ओके, अब हम सभी जानते हैं इधर कोण अपना कितना बन रहा है I1, जैसा कि लिखा भी हुआ है I2 है, सॉरी I2 है, I1 नहीं है I2 है ना। इधर कितना कोण बन रहा है I2, तो इधर भी कितना कोण बनेगा I2, सीधी सी बात है। हम सभी जानते हैं इसकी जो आधी लाइन है यहाँ पर कितना है R2, आधी नहीं है ये, यहाँ पर कितना कोण बन रहा है R2। हमें इतना कोण ज्ञात करना है, तो मेरे भैया इस I2 में से R2 को माइनस कर दो तो यहाँ पर जो कोण है वो निकल आएगा, I2 माइनस के R2, है ना। तो ये कोण कितना हो गया अपना I2 माइनस के R2, ये हो गया I1 माइनस के R1, और ये हो गया अपना I2 माइनस के R2। दिख नहीं रहा होगा ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में से लिख लेना, I2 माइनस के R2। तो ये हो गया I1 माइनस R1 और ये हो गया I2 माइनस के R2। और यहाँ पर एक कोण बन रहा है जो है डेल्टा, देख रहा है विनोद, ये बन रहा है कि नहीं बाहर, इस तरीके से। अब ये 2 आंतरिक कोण है और ये एक बाह्य कोण है ना। जब भी इस तरीके के कोण आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को मैंने लंबा खींच दिया इस तरीके से, तो अब यहाँ पर जो कोण बनेगा, जो बाह्य कोण बनेगा, ये इसके इधर के दोनों कोणों की आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा दोनों के योग के बराबर होगा। ये सेम घटना तो यहाँ पर घटित है, ये बाहर निकल रहा है ना। और इसके विपरीत के दोनों कोण I1 माइनस R1, I2 माइनस R2, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा क्या, ये होगा कि नहीं,
होगा कि नहीं, इस तरीके से, है ना। अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अरेंज करें। I1 प्लस I2 है तो इसको मैंने I1 प्लस I2 लिख दिया, है ना। देख ले, ये I1 है, हैंड राइटिंग करावे तो क्या हुआ, ये I2 है ना। फिर लगाया माइनस, ये है R1 प्लस R2, माइनस R1 माइनस R2 है, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस का मल्टीप्लाई दोबारा इसमें कर दो तो माइनस R1 माइनस R2 बराबर क्या ये। लेकिन एक मिनट, ये तो R1 प्लस R2 है और हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं क्या कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये है I1, ये है I2 माइनस R1 प्लस R2 ए हो गया अपना। हाँ, बराबर क्या निकल के आया है, डेल्टा निकल के आया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम जिन कोण की बात करते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कोण होते हैं बहुत न्यूनतम कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं, बहुत ही न्यून कोण होते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था। न्यूनतम कोण के लिए ये जो कोण I1 है और ये I2 है, ये लगभग सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो आने वाला कोण है I1, ये जाने वाले कोण R1, इन दोनों के लगभग बराबर हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटे हो जाते हैं। तो I1 R1 बहुत छोटे हो जाते हैं, तो लगभग R1 और R2 है ये यहाँ पर लगभग बराबर हो जाते हैं न्यून कोण की जब बात होती है तो, है ना। ये I1 है, ये I2 है, ये भी लगभग कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं जब बात न्यून कोण की आती है। याद रखना, न्यून कोण मतलब R1 R2 बिल्कुल बराबर जरूरी है नहीं हो, लेकिन लगभग बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2000 है और 10,000 है या 3000 है, तो इनमें तो बहुत ज़्यादा फर्क है, 1000 का फर्क है। अब इनके मुकाबले 2 और 3 में कितना फर्क है, बिल्कुल नहीं। जब 10-10 लाख की बात चल रही होती है तो 1 रुपया को कौन गिनता है, कोई नहीं यार। तो यहाँ पर R1 R2 लगभग सिमिलर होंगे और I1 I2 बिल्कुल सिमिलर होंगे न्यूनतम कोण के लिए। ओके, तो I1 I2 बराबर हैं, तो I1 I इज इक्वल टू आई ही लिख देता हूँ मैं। I1 को भी I मान लेता हूँ, I2 को भी I ही मान लेता हूँ, दोनों को ही I मान लिया। हाँ, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 है, इसको मैं R प्लस R कर देता हूँ बराबर A। तो ये R और R 2R हो गया बराबर A। तो R इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, A/2। मैंने कुछ नहीं किया, R1 को भी R लिख दिया, R2 को भी R लिख दिया, दोनों को ही R मान लिया। क्यों, क्योंकि न्यूनतम कोण के लिए दोनों सिमिलर हैं। यहाँ पर लिख सकते हो न्यूनतम कोण के लिए, है ना। तो R प्लस R इज इक्वल टू A, तो 2R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A/2। जैसे प्लस की संख्या उधर पहुँचती थी तो माइनस में हो जाती थी, वैसे ही ये 2R मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंचा तो बटे में पहुंच गया। तो R इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपना, A/2। क्या निकल के आ गया, A/2, है ना। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर निकल के आया है I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा। I1 और I2 ये तो लगभग सिमिलर हो गए ना, तो I और I कितना हो गया, इसको भी I मान लो, इसको भी I मान लो, माइनस कितना है A बराबर डेल्टा। I और I को जोड़ो तो कितना हो गया, 2I, लगभग सिमिलर। A इज इक्वल टू डेल्टा, 2I इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा प्लस के A, माइनस के इधर गया तो प्लस के, जब भाई प्लस के इधर जाता है तो माइनस के हो जाता है, तो माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबरी का व्यवहार। तो ये हो गया डेल्टा प्लस के A, इस 2 का पश्चांतर कर दिया तो वो बटे में पहुंच गया, है ना। तो I इज इक्वल टू निकल के आ गया डेल्टा प्लस A/2 और R इज इक्वल टू निकल के आ गया A/2। एक मिनट, हमें तो स्नेल के नियम में रखना था ना, और स्नेल के नियम के लिए अपने को I और R की जरूरत थी, दोनों ही तो निकाल लिए। हाँ, तो पुट कर दो ना, स्नेल का नियम N2/N1 बराबर साइन I बटा साइन R। साइन I बराबर कितना निकल के आया है, डेल्टा प्लस के A इज इक्वल टू 2 बटा 2 है। अब यहाँ पर लिखते हैं न्यूनतम या मिनिमम, आप लिख देना, है ना। यहाँ पर लिख देना मिनिमम, यहाँ पर ये मिनिमम हो गया, मिनिमम यानी न्यूनतम कोण के लिए, ताकि पता चले यहाँ से ये न्यूनतम कोण के लिए, ये मिनिमम कोण के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर I1 और I2 को हमने I और I मान लिया था, बिल्कुल। तो ये मिनिमम के लिए इस तरीके से बटा साइन R। R इज इक्वल टू क्या है, A/2। R इज इक्वल टू क्या है, A/2। न्यूनतम कोण के लिए हमने यहाँ पर मिनिमम भी लिख दिया। इसको N2/N1 को N2/1 भी लिख सकते हो। ये हो गया साइन मिनिमम प्लस A/2 बटा साइन A/2। ये प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होता है, तो स्नेल का नियम लगाने पर जो वैल्यू निकल के आती है वो है ना।
उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में अभी भी आपकी नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, मैंने समझाने का पूरा प्रयत्न किया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पोर्शन तो आपको भी पता है नहीं था। यहाँ पर कुल मिला के जितना भी पोर्शन था वो आपको ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करना था, बिना आँख को झपकाए, पलकों को झपकाए ऐसे सो रहे हैं बैठे बैठे, वो काम आपको नहीं करना था, ध्यान से देखना था। तो सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि अपना वेव ऑप्टिक्स के ऊपर होगा। लगभग ये चैप्टर अपना जो है समाप्त हो चुका है। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।